Hello everyone, welcome to your own personalized YouTube channel The Tech Tutorial। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये नेशनलिज्म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना होगा कि ये नेशनलिज्म होता क्या है। व्हाट इज दिस नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म जो वर्ड है ये एक और वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? दैट इज नेशन। एक वर्ड है नेशनलिज्म, वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? वो है नेशन। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि नेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग नेशन का मतलब आप सभी को पता है, राष्ट्र एक कंट्री होता है। ठीक है, तो नेशन का क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकता है? हम लोग बोल सकते हैं कि नेशन जो है ये एक सर्टेन एक्सटेंट का एरिया होता है जहां पे बहुत ही ज्यादा मनुष्य यानी कि पीपल्स रहते हैं, आम जनता, जिनका हिस्ट्री, पास्ट, कल्चर, उसके बाद फिर लैंग्वेज वगैरह ये सब डिसेंट, ये सब सेम होता है, इसी को कहा जाता है नेशन। ओके, एंड अब हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म। ठीक है, क्या देखेंगे? नेशनलिज्म। हम लोग नेशन को डिराइव कर लिए, अब हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म भी वही चीज है, यानी कि द फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि एकता का भाव। मनुष्य जो कि नेशन में रह रहे हैं उनके अंदर का एकता का भाव को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। तो आप में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नेशन क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ब्रॉड आउटलुक्स ऑफ द टॉपिक्स इन द चैप्टर, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग कभी जान के रखेंगे तो हम लोग के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ब्रॉड आउटलुक्स इन द ऑफ द टॉपिक इन द चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे नेशन क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है। हम लोग देखेंगे नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग अब ये देखेंगे कि नेशन आखिर बना कैसे। बिकॉज पहले नेशन नहीं था, पहले छोटा छोटा रीजन में बटा हुआ था, हम लोग का रीजन में बटा हुआ था, और जहाँ पे मोनार्च रूल किया करते थे। मोनार्च क्या होता है? मोनार्की सिस्टम आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे राजा के द्वारा पूरा वो रीजन को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, ऐसे को बोला जाता है मोनार्ची सिस्टम। एंड जो रूल करता है उसे बोला जाता है मोनार्क। ठीक है, तो ये मोनार्क जो है, तो मोनार्ची सिस्टम था पहले। तो ये आखिर डेमोक्रेसी कैसे आया है उस चीज को हम लोग समझेंगे, क्या क्या फैक्टर थे जिनके वजह से मोनार्की हटा और डेमोक्रेसी आया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश थे जहां से मोनार्की हट गया और डेमोक्रेसी सेटअप हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, अब हम लोग जानते हैं फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग। आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक में पहला ही मतलब फर्स्ट पेज में देखिएगा कि फ्रेडरिक सोरियो का एक पेंटिंग होगा। तो उस पेंटिंग का क्या मतलब मोटिव है, उस पेंटिंग को क्यों दिया गया है, ये चीज को हम लोग को समझना है कि उस पेंटिंग से हम लोग को क्या फायदा या बेनिफिट्स हम लोग क्या समझ सकते हैं उस पेंटिंग से। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देखते हैं, ये देखिए फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग। ओके, ये फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग आप सभी को पता होगा। तो फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग कब बना था? 1848 में। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग का निर्माण किया था। इस पेंटिंग में जो एक पूरा सीरीज था उसमें कितने प्रिंट्स थे टोटल? उसमें कुल 4 प्रिंट्स थे। ओके, तो अब हर प्रिंट में पहला प्रिंट में क्या था? बहुत सारे मतलब फर्स्ट प्रिंट में, ये हम फर्स्ट प्रिंट का बात बता रहे हैं, फर्स्ट प्रिंट। ठीक है, तो बहुत सारे मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन और बच्चे, यानी कि हर एज के पर्सन्स वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, एक लंबे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो लोग पास करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का में पास जब कर रहे हैं तो उनसे स्वतंत्रता की वंदना कर रहे हैं। यानी कि उनका सीधा मोटिव फ्रेडरिक सोरियो का यही है कि स्वतंत्रता के लिए जो रिवोल्यूशनरी या तो मतलब मेहनत किया गया था उन्हीं को सिग्निफाई करना था इस फर्स्ट प्रिंट के थ्रू। यानी कि हर एज के सेक्शन सोसाइटी उन्हें स्वतंत्रता की मांग थी, वो स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रिंट में हम लोग क्या है? सेकेंड प्रिंट में हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का सैंपल्स वहां पे पड़ा हुआ है नीचे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में ये देखिए यहाँ पे नीचे में ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का सिंबल। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है?
यानी कि निरंकुश शासक। निरंकुश शासक यानी कि मोनार्च, जिनके पास एक्सेसिव पावर था, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते थे और जनता पर अत्याचार करते थे, उन्हीं को बोला जाता है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो यही होता है एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हुआ। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब यही होता है। तो सेकेंड प्रिंट में वही बताया गया है कि जो सिंबल्स था वो नीचे गिरा हुआ है और बस सिंबल्स गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, बस सिंबल्स ही रह गया है अब, यानी कि मोनार्ची हटा दी गई है। इस कथन का मतलब यही है कि ओनली सिंबल्स स्टैंड, नॉट मोनार्ची। ठीक है, तो ये इसका कथन है सेकेंड प्रिंट का। और उनका एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन क्या था कि यूटोपियन विजन पहला बात क्या होता है, वो होता है एक इमेजिनरी विजन। क्या होता है इमेजिनरी विजन, यानी कि वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, जो असंभव है, यानी कि अभी के लिए संभव नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो ने भी ये चीज सोच के किया था, यानी कि उनका इमेजिनरी था ये वाला जो पिक्चर था। ठीक है, तो वो क्या देखे थे कि पूरा वर्ल्ड का जो पीपल है वो किस चीज के आधार पे बटे हुए हैं, वो किस चीज के आधार से पहचाने जा रहे हैं, वो है उनका नेशनल कॉस्ट्यूम एंड नेशनल कॉस्ट्यूम और उनके नेशनल फ्लैग्स के आधार पे। ठीक है, इस चीज में वो लोग बटे हुए हैं। ओके, तो ये दोनों चीज के आधार पे वो लोग अपने देश को वहां पे पहचान सकते थे। तो उस समय में कौन मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉस टू स्टेट नेशन का नाम लिखा है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर गए थे, वो क्या था, कौन सा नेशन था, वो था यूएसए और स्विट्जरलैंड। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्रॉस कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उन सब देशों से मोनार्ची हट चुका था और डेमोक्रेसी लागू हो गया था, यानी कि वो सब नेशन स्टेट बन चुके थे। इसका यही तात्पर्य होता है सीधा। ठीक है, तो ये दोनों देश में पहले से उसके नेशन स्टेट बन चुका था। और अभी फ्रांस में भी, यानी कि 1848 के टाइम में फ्रांस में भी नेशन स्टेट बन चुका था। जी क्लियर होगा आप सबको, फ्रांस में भी नेशन स्टेट बन चुका था। अब उसके बाद फिर एक और, जहाँ पे मतलब नेशन स्टेट अभी तक बना नहीं था, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो था जर्मनी। यहाँ जर्मनी की छोटे छोटे इलाकों में बटा होगा, ये आपको एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ये दिया होगा कि जर्मनी वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय फ्रांस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ ये अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। तो यही था फ्रेडरिक सोरियो का इमेज। और इसमें एक फोर्थ प्रिंट में ये दिखाया गया है कि फ्रेंड मतलब एंजल्स, उसके बाद फिर जो भी क्रिस्ट थे, यानी कि संत वगैरह, ये सब ऊपर से इस चीज को देख रहे हैं, इस नजर डाल रहे हैं इस पूरे जो इवेंट हो रहे घटना को, और खुद अपने से आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हें मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी। ये जो पॉइंट, ये जो फ्रेडरिक सोरियो थे, इस इमेज के थ्रू क्या बनाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे कि पूरे दुनिया में अगर नेशन स्टेट आ गया तो भाईचारे की भावना फैलेगी, यानी कि सब एक दूसरे को एक समान ट्रीट करने लगेंगे, एक समान एक नजर से देखने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, एक जैसे एकता होगी, जिससे भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही था, ये मेन मोटिव था फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग से। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट एंड फिगर में। तो लिबर्टी वाज पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर। ये देखिए, फीमेल फिगर, मतलब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो और 10th में भी देख रहे हो कि ये फीमेल फिगर में क्यों, जैसे कि हम लोग भारत क्या बोलते हैं, पिता तो नहीं बोलते, हम लोग भारत माता बोलते हैं। और जैसे कि जर्मनी में क्या है, वहाँ पे जैसे हम लोग भारत माता है तो वहाँ पे जर्मेनिया चलता है। फ्रेंच में क्या होता है, जैसे हम लोग की भारत माता, वहाँ पे मैरिन चलता है। तो ऐसे फीमेल क्यों, सिर्फ फीमेल ही का स्टैचू क्यों होता है, इसका एक मतलब डोमिनेंट रीजन है, इसका एक प्रोमिनेंट रीजन है। क्या होता है वो रीजन, ये मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी रिवोल्यूशनरी में। मतलब कोई, जैसे कि फ्रांस में ही आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ओलंपिक डी गॉजेस, उसके बाद फिर इंडिया में भी अरुणा, आसिफ अली, और फिर बहुत सारे, मतलब ऐसे करके बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरीज थी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी। बट उस समय में क्या था, उन सभी के पास वोटिंग राइट नहीं थी, वो लोग को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, और प्लस वो लोग तो इलेक्शन में खड़ी हो सकती थी, बट वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। तो ये सोसाइटी पूरा क्या था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी था।
तो ये चीज को दर्शाने के लिए नहीं, कुछ वुमेन का भी मतलब स्टेटस है सोसाइटी में, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, उनका भी कुछ रिस्पेक्ट है, इस चीज के लिए उनको मतलब रिस्पेक्ट शो करने के लिए जितना भी मतलब नेशन होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फीमेल फिगर से किया जाता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। ओके, तो ये क्यों किया जाता है, इसका एक अच्छा फैक्ट समझ में आया आप सभी को। ठीक है, अब हम लोग तो एक बार ये देख लेते हैं कि नेशनलिज्म से क्या इफेक्ट पड़ा। नेशनलिज्म से एक बड़ा इफेक्ट यही पड़ा कि पूरे दुनिया में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसके वजह से एकता की भावना उत्पन्न हुई। एकता की भावना जो उत्पन्न हुई उसके वजह से सभी भाईचारे सबको एक नजर से देखने लगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो चेंजेस यही थे कि जो पावर थी उनके मोनार्ची के पास, वो तो पावर हट चुकी थी, तो पावर अब किसके पास आ गई, वो पावर आ गई आम जनता के पास। ठीक है, आम जनता के पास वो पावर आ चुकी थी। ठीक है, और हुआ क्या, जो पुराने जो किंग के पास एब्सोल्यूटिस्ट पावर हुआ करते थे, यानी कि निरंकुश पावर, वो सब खत्म हो चुके थे। निरंकुश का मतलब, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब आप सबको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया, वो सब खत्म हो चुके थे। ठीक है, तो ये दो प्रोमिनेंट चेंजेस आए सोसाइटी में नेशन स्टेट की फॉर्मेशन की बाद। ठीक है, अब हम लोग ये क्विक रिकैप करेंगे। उससे पहले एक टर्म छूट गया है, यूटोपियन का तो मतलब जानते होंगे, एक काल्पनिक चीज, एक काल्पनिक चीज को सोचना और उसको मतलब रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जो कि अभी सत्य नहीं, मतलब अभी हो नहीं सकता, असंभव हो, बट होने के लिए कैपेबल है लेकिन अभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन, यानी कि अपना इमेजिनरी विजन। ओके, प्लेबिस्काइट क्या होता है, प्लेबिस्काइट होता है एक सीक्रेट वोट, यानी कि एक डायरेक्ट वोट, सीक्रेट वोट नहीं, डायरेक्ट वोट बोल सकते हैं, डायरेक्ट वोट, जिसके थ्रू किसी पर्सन को बोला जाए कि आप या तो एक्सेप्ट कीजिए उस प्रपोजल को, यानी कि ये नहीं तो रिजेक्ट कीजिए, यानी कि हाँ या ना, बस यही चीज होना चाहिए। तो वही उसी को बोला जाता है दैट इज राइट। बस अब हम ये अब एक बार क्विक रिकैप करा देते हैं। ठीक है, तो क्विक रिकैप स्टार्ट करते हैं। क्विक रिकैप तो हम लोग देखेंगे कि नेशन क्या था, नेशनलिज्म क्या था, हम लोग इस चीज को भी समझा कि ब्रॉड आउटलुक, यानी कि इस चैप्टर में लोग क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग फ्रेडरिक सोलियो की इमेज के थ्रू नेशनलिज्म, उस समय की सोसाइटी की क्या स्थिति थी, उस समय में क्या क्या भावना उत्पन्न हो रही थी, इस सब चीजों को समझा हमने। उसके बाद फिर नेशनलिज्म के क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या इससे बदलाव आए, उसके बाद फिर नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आए, बदलाव आए सोसाइटी में, ये जाना। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स को समझा, और हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट यूटोपियन प्लेबिस्काइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेबिस्काइट आपको सोर्स बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि प्लेबिस्काइट सोर्स बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि अर्नस्ट स्टेनर व्हाट इज द नेशन की मतलब स्पीच में है। तो यही था हम लोग का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रो एंड द इमेज अबाउट फ्रेडरिक सोलियो। होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अप्रिशिएट करना ना भूलें। हम लोग कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है। अगर आप सभी को टेक्नोलॉजी या में कुछ कमियां नजर आई तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट बरकरार है तो जरूर हम आप सभी की इस खामियां को भी दूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।